वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन ईयर यानी कि मानव कर्ण या फिर मानव कान के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कान जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी ध्वनि को सुन सकते हैं, लेकिन उनका रेंज होना चाहिए 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज का, यानी कि वो ध्वनि वो फ्रिक्वेंसी ऑडिबल साउंड का होना चाहिए। मानव की रचना के अनुसार इनके 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि बाह्य कर्ण यानी कि बाहरी कान आउटर ईयर, माध्य कान यानी कि मिडिल ईयर और अंतः कान यानी कि इनर ईयर। बाह्य कर्ण के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो यह कान की सबसे बाहरी भाग होता है। आउटर ईयर के 2 भाग होता है। पहला कर्ण जली या फिर कर्ण पल्लव बोलेंगे, ईयर पिन्ना भी इसको बोलेंगे, और दूसरा भाग है बाह्य कर्ण कुहर। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कर्ण के समीप, कर्ण जो होता है वो सीप सदृश लगभग अर्धचंद्राकार शेप का होता है, और बाह्य कर्ण जो होता है वो कार्टिलेज यानी कि उपस्थि का बना होता है। इसका निचला हिस्सा काफ़ी कोमल होता है, वसायुक्त संयोजी ऊतक का बना होता है। अब संयोजी ऊतक यानी कि ऐसा ऊतक जो शरीर के हर एक ऑर्गेन को कनेक्ट करके रखे, उसको संयोजी ऊतक बोलेंगे। और हमारा कान का निचला भाग भी संयोजी ऊतक का बना होता है। कर्णजली का प्रमुख कार्य होता है ध्वनि से उत्पन्न तरंगों को एकत्रित करके आगे कान के भीतर भेजना। बाह्य कान का दूसरा भाग बाह्य कर्ण कुल्हर नलिकाकार के इस अंग को कान की नली भी कहते हैं। बाह्य कर्ण कुल्हर को जो कि नलिकाकार भाग का होता है, जिसको कान की नली भी कहा जाता है, और इसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। अगर देखा जाए तो इसका उद्गम कर्णजली से होता है तथा अन्य कान के पर्दे अर्थात कर्ण पटल पर होता है। इस नली के मार्ग भी सीधा नहीं होता है, इसमें हल्का सा दोहरा घुमाव होता है। इसका घुमाव अंग्रेजी एस अक्षर के समान होता है। बाह्य कर्ण कुल्हर की त्वचा में विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है, इन्हें कर्णामल ग्रंथि कहते हैं। इनमें एक पीले रंग की चिकनी पदार्थ स्रावित होता रहता है, जो कर्णमल या फिर ईयर वैक्स कहते हैं। कर्णमल बाह्य कर्ण कुल्हर को चिकना रखता है, साथ ही यह धूल गर्द आदि को कान के अंदर जाने से रोकता है। बाह्य कर्ण जो होता है, बाह्य कर्ण कुल्हर के अंतः एक झिल्लीकृत पर्दे कर्ण पटल पर होता है। कर्ण दर्शक यंत्र से इस देखने पर कर्णपटल जो होता है चमकता हुआ श्वेत सा दिखाई देता है। कर्णपटल ठीक माध्य बिंदु पर भीतर की ओर अर्थात माध्य कर्ण की ओर दबा सा रहता है। इसी स्थान पर माध्य कर्ण स्थित अस्थि श्रृंखला की प्रथम अस्थि कर्णपटल के भीतर की ओर जुड़ी होती है। अगर हम लोग बात करते हैं मिडिल ईयर के बारे में, तो यह कान के पर्दे से भीतर की ओर एक समान गुहा के रूप में होती है। इस गुहा को कर्ण गुहा भी कहते हैं। इसमें हवा भरी रहती है। इसके चारों ओर की अस्थि पर महीन श्रेष्मिका मढ़ी रहती है। यह गुहा एक चौड़ी नली द्वार नाक में खुलता है। इस नलिका को कष्ट नली यूस्टेशियन नली कहते हैं। कर्ण गुहा के भीतर एक दूसरे के पीछे चल संधियों द्वारा परस्पर जुड़ी हुई 3 छोटी छोटी अस्थियां होती है, जिसमें बाहर की ओर मैलियस, बीच में इंकस और भीतर की ओर स्टेपिज होती है। और स्टेपिज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये तीनों अस्थियां कर्णपटल से लेकर प्रघान गवाक्ष तक सत्संग बनाए रखती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इनके कुछ पार्ट्स है, जैसे कि मुग, दरक, निहाई,
और रकाब। तो ये आपका आंतरिक भाग का कुछ पार्ट्स है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूगदरक। तो मूगदरक क्या होता है? तो यह सबसे बड़ी हथौड़ा नुमा अस्थि होता है, मूगदरक। ठीक है, जिसको मेडुला भी बोलेंगे, मेडुला। तो अगर मेडुला बोला जाए तो मेडुला जो होता है हथौड़ा नुमा अस्थि होता है। इसका बाहरी सिरा कान के पर्दे से तथा भीतरी चौड़ा सिरा इंकस से जुड़ा रहता है। वैसे तो यह काफ़ी छोटी अस्थि है, किंतु हथौड़े के समान ही इसके एक मुठ और एक सिर मतलब कि हेड रहता है। मतलब एक हैंडल होता है और एक हेड होता है, मतलब कि हथौड़ा टाइप का। तो जो हैंडल होता है, हैंडल वाला भाग कर्णपटल झिल्ली के आंतरिक तल से तथा शीर्ष यानी कि हेड वाला जो भाग होता है वो अगली कर्णगाथी जो कि इंकस होता है से जुड़ी होती है। इसकी अस्थि में एक छोटा सा गड्ढा रहता है जो कि मेडुला को गोलाकार शीर्ष इसी गड्ढे में समाया रहता है। मेडुला कर्ण अस्थियों में सबसे अधिक लंबी अस्थि है। इसकी लंबाई 8 से 9 मिलीमीटर रहती है। अब बात कर लेते हैं इंकस के बारे में, जिसको एनविल भी कहेंगे और हिंदी से इसका नाम है निहाई। तीनों कर्ण अस्थियों के माध्यम से यह अस्थि स्थित रहती है। इस अस्थि का एक मुख्य तथा छोटा छोटा 2 पांव सरीखे अंग 2 शॉर्ट लेग्स होता है। इनका आकार एनविल जो होता है इंकस के आकार का होता है, जिस कारण इसे निहाई के नाम से जाना जाता है, यानी कि इंकस के नाम से। इसकी बाहरी चौड़ा सिरा मैलियस से तथा भीतरी सिरा स्टेपिस से जुड़ा होता है। अब स्टेपस के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो यह अस्थि कान की अस्थियों की सबसे आंतरिक स्थान पर स्थित होता है तथा यह तीनों अस्थियों में सबसे छोटी अस्थि होती है। यह घोड़े के जीन की रकाब मतलब कि स्टेपिस के आकार की होती है। इसके बीच में एक छोटा छिद्र पाया जाता है जिसका एक शीर्ष भाग होता है और एक पायदान के समान प्लेट होता है, यानी कि फुट प्लेट। जो स्टेपस होता है इसके शीर्ष वाले भाग मध्य अस्थि मतलब इंकस के एक पैर से जुड़ा रहता है। इसकी पायदान प्लेट जो होता है यानी कि फुट प्लेट जो होता है मध्य कान की अंडाकार खिड़की को ढकने वाली झिल्ली से सटी रहती है। जो स्टेपस होता है अस्थि की कुल लंबाई 4 मिलीमीटर होता है। इन तीनों अस्थियों को मिलाकर MIS का नाम दिया गया है। ये तीनों अस्थियां लचीले स्नायुओं द्वारा कर्णगुहा की दीवारों से सटी रहती है। इस प्रकार तीनों अस्थियां एक श्रेणीबद्ध लीवर की काम करता है जो कर्णपटल झिल्ली से उत्पन्न ध्वनि तरंगों साउंड वेव्स के प्रकंपन को अंडाकार छिद्र में से होकर अंतःकर्ण तक प्रक्षेपित करता है। अब अंतःकर्ण के बारे में अगर देखा जाए इनर ईयर के बारे में तो यह कान का सबसे अंदरूनी व अंतिम भाग होता है तथा यह सुनने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अंतःकर्ण अर्ध पारदर्शक झिल्ली की बनी एक जटिल कलागहन के रूप में होता है। कलागहन में तीनों अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कुलर कैनाल जिसको बोलेंगे नलिकाओं की रचनाएं पाई जाती है जो परस्पर 90 डिग्री के कोण पर निकलती है और घूमकर वापस इसी में खुल जाती है। ये अच्छे वृत्ताकार नलिकाएं जहाँ खुलती है वह भाग कुछ फैला हुआ होता है। इस फूले भाग को एम्प्यूला कहते हैं। कलागहन का अगला भाग एक लंबी स्टिंग की भांति कुंडलित अस्थि का बना होता है। इस कुंडलित नलिकाओं को कॉक्लियर नलिका कहते हैं। इसमें करीब 2 और 1/4 कुंडलित होता है
जो लचीले स्नायुओं द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। कलागहन खोखली होती है। नेक्स्ट अगर बात कहा जाए तो इसका गुहा में एंडोफिल्स नामक गाढ़ा एवं लसलसा द्रवित द्रव भरा रहता है, जिसकी गुहा की दीवार में बीच बीच में संवेदी कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक संवेदी कोशिकाएं के स्वतंत्र सिरे पर अनेक लंबी लंबी रोम सदृश रचनाएं निकलती रहती हैं। इन्हें कॉर्टाई का अंग कहते हैं। ये कॉर्टाई के अंग ही श्रवण क्रिया में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए नर्व्स ऑफ द ईयर यानी कि कान की तंत्रिकाएं, तो कान में 8वीं कपालिका तंत्रिकाएं आती हैं, 8 कैनाल्स नर्व्स। इनकी 2 प्रमुख शाखाएं होती है, एक प्रघ्रन की में जाती है और दूसरी कॉक्लिया में जाती है। प्रघ्रन में जाने वाली शाखा प्रघ्रन तंत्रिका कहलाती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसका संबंध शरीर की साम्य स्थिति बनाए रखने की क्रिया से है। प्रघ्रन तंत्रिका अपने क्षेत्र से संबंधित आवेगों को लघु मस्तिष्क में यानी कि जो पश्च मस्तिष्क होता है, जो छोटा दिमाग होता है, वहाँ पहुँचाने का कार्य करती है। दूसरी तंत्रिकाओं को कॉक्सिया में जाती है। दूसरी तंत्रिका जो कॉक्सिया में जाती है कर्णवर्त तंत्रिका कहलाता है। यह कॉक्लिया के कर्णावर्त यानी कि मेडुला में प्रवेश करती है और कार्टी अंग के समीप पहुंचकर इसकी अनेक शाखाएं सब तरफ फैल जाती हैं। जो कर्णवर्त होता है यानी कि मेडुला होता है, तंत्रिका द्वारा ले जाने वाले आवेग प्रमस्तिष्क के शंख खंड में स्थित श्रवण केंद्र, जिसको हेयरिंग सेंटर बोलेंगे, में पहुंचता है। श्रवण केंद्र में ही ध्वनि का विश्लेषण होता है और हमें इनके स्वरूप की संवेदना का बोध होता है यानी कि आभास होता है। तो दोस्तों आज हम लोग स्टडी किए कि हमारा कान किस प्रकार से वर्क करता है, बाहरी कर्ण क्या होता है, मध्य कर्ण क्या होता है, अंतःकर्ण क्या होता है। हमारे कानों में 3 प्रकार का हड्डी पाया जाता है, स्टैपिस, मेलियस और इंकस, और इनका वर्क क्या होता है, किस प्रकार से वेव साउंड हमारे कानों में इंटर करता है और स्टैपिस, मेलियस, इंकस इनको कलेक्ट करके प्यूरिफाई करके हमारे मस्तिष्क में नर्व सेल्स के जरिए भेजता है और फिर हम उस वेव साउंड को और उनके मैसेज को अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।